नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं कलम युग और इस समय मैं कांग्रेस कार्यालय एआईसीसी में मौजूद हूं, कांग्रेस मुख्यालय में। गोदी मीडिया की बात हो रही है, गोदी सेठ की बात हो रही है, क्योंकि लोग गोदी सेठ संकट में है तो गोदी मीडिया उसको संभालने में लगी हुई है। वो इसलिए क्योंकि हिंडनबर्ग की जब से रिपोर्ट आई तो अडानी जो है वो दूसरे पायदान से खिसक के आज 20वें पायदान से ही बाहर है। टॉप 20 से भी बाहर अडानी हो चुके हैं। कई लोग बात कर रहे हैं कि इसका नुकसान देश को भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। अडानी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अंबानी और अडानी दोनों की संपत्ति में अपार उछाल आया। तमाम विपक्षी नेता, चाहे संजय सिंह हो या फिर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी हो, लगातार ये कह रहे थे कि हमारे दो की सरकार है और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। ये लोग भी उसी तरीके, जिस तरीके से विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग जिस तरीके से भाग के गए, अब अडानी का नंबर आज गया है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अवनीश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम दिनों से, कई साल से इस पर बातचीत हो रही थी। लॉकडाउन के दौरान से इस पर बात होना शुरू हो गई थी कि अडानी कुछ खेल करने वाले हैं। आज 20वें पायदान से बाहर हो गए। तो साहब, राहुल जी ने शायद पिछली साल बोला था, वैसे तो वो शुरू से ही बोल रहे हैं, लेकिन पिछली साल इन्हीं दिनों उन्होंने संसद में बोला था कि सरकार हम दो हमारे दो पे काम कर रही है। लेकिन उस समय तमाम मीडिया के लोगों ने भी और तमाम चैनल वालों ने भी उनकी बात को अन्यथा लिया, मजाक में लिया कि राहुल जी तो इंटेंशनली इस तरीके की बात कर रहे हैं भी। अडानी जी और अंबानी जी तो देश का भला कर रहे हैं, देश का नाम जो है वो दुनिया में रोशन हो रहा है। अडानी दुनिया में जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम आ गया, तीसरे नंबर पे पहुंच गए। लेकिन उसके पीछे की जो हकीकत थी वो ना तो हम समझ पाए ना आप समझ पाए, क्योंकि हमें वो चीज़ कभी समझने नहीं दी गई। हमें धार्मिक एजेंडे, धार्मिक पोलराइजेशन या जो तमाम तरह के एजेंडे चलते रहते हैं, हमें उसी में डाइवर्ट करके रखा गया। वो तो भला हो, एक मामूली सी वो सर्वे करने वाली कंपनी है जिसमें हिंडनबर्ग है, उसने अपनी रिसर्च दी, तब जाके जनता को समझ में आया कि साहब क्या झोल हो रहा है। तमाम तरीके का टोपी पहनाई जा रही है जनता को। टोपी किस तरीके से पहनाई जा रही है कि हमारा ही पैसा कर्जा लेके अडानी जी ने अपने शेयर बढ़ाए। ठीक है, 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का कर लिया, 100 का 1000 का कर लिया, और उसी एसेट्स, जब वो उनके एसेट्स बन गए, उससे उन्होंने सरकारी ऋण लिया। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी 10 रुपये है और ऋण उस पर ले लिया 800 रुपये। तो उससे फ़ायदा किसका है? फ़ायदा है अडानी जी का। नुकसान किसका है? नुकसान है हमारा और आपका। तो ये पता लगने में देर हो गई क्या? बहुत देर हो गई। अब इससे हमारा ही नुकसान हो रहा, अडानी जी का क्या गया। इसी तरीके की स्थितियां अमेरिका में भी आई थी। वहाँ पे दो भाइयों ने मिलके एक रियल एस्टेट कंपनी चलाई थी और वहाँ वो ज़मीन के दाम उन्होंने 20 गुना कर दिए थे वर्चुअली। जब 20 गुना दाम हो गए ज़मीन के, तो उससे उन्होंने वहाँ की बैंकों से कर्जा ले लिया। कर्जा लेने के बाद उस पैसे को उन्होंने किसी और जो उनकी कंपनी थी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करते ही फिर क्या हुआ, उनके शेयर एकदम से गिरने लग गए और उससे जो बैंकें थीं जिनका कर्जा था, बैंकें दिवालियाँ हो गईं। और बैंकों में किसका पैसा पड़ा था? वहाँ के जो लोग थे उनका। जैसे अभी एसबीआई का और एलआईसी का पैसा अडानी जी के में लगाया गया, बता रहे हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा एलआईसी और एसबीआई का देश की जनता से पूछे बिना अडानी जी को दे दिया गया। अब वो पैसा डूब रहा है, जब शेयर डूब रहे हैं, तो उससे नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा और आपका होगा, क्योंकि अडानी का तो अपना कुछ है नहीं ना। जो अडानी खुद कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, तो वो एसेट्स उनके अपने नहीं हैं। क्योंकि अगर उनके पास ऐसे एसेट्स होते तो वो टॉप 10 जो टैक्स पेयर्स की जो वो लिस्ट है हमारे देश की, उसमें उनका नाम होता। वो तो टॉप 15 में भी उनका नाम नहीं है। यानी कि देश में टैक्स देने वाले जो 15 बड़े उद्योगपति हैं उसमें अडानी जी का नाम नहीं है। तो इसका मतलब जो उनका पैसा है, उनके पास जो एसेट्स हैं, जो उनके पास पैसा है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कैसी है? लोन की है, कर्ज की है। ये सवाल, और उनको टैक्स में जो सब्सिडी दी गई है, इससे उनकी प्रॉपर्टी बढ़ी है। ये सवाल अडानी जी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था। उन्होंने कहा कि तमाम राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप भी विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह देश छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे एसेट्स जो है वो मेरी लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, तो भागने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं भाग भी गया तो मेरे एसेट्स से उतनी रिकवरी हो जाएगी। अब एक बात आप समझ लो,
मोदी जी ने भी कई सारे वायदे किए थे। 2014 में कहा था साहब 2 करोड़ रोजगार देंगे, है डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, तमाम वादे किए थे, सिलेंडर के दाम कम होंगे, लेकिन क्या कोई वायदा पूरा हुआ? लेटेस्ट उनका वादा देख लो कि भाई किसानों की आय डबल करेंगे, आय डबल हुई? नहीं हुई। ये मोदी जी के ही कहते हैं ना, इनको गोदी सेठ बोलते हैं। और मोदी जी को जो आज मोदी बनाया है, वो उसके पीछे बहुत बड़ा जो योगदान है वो अडानी का है। अडानी ने उनको स्पॉन्सर किया, उनके प्रचार प्रसार में बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो जाहिर सी बात है कि अगर मोदी 10% झूठ बोलते हैं तो 10% से ज़्यादा तो अडानी का भी बनता है। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, देखते रहिएगा कि अडानी जी जब भागेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ही मालूम पड़ेगा कि अडानी साहब देश छोड़ के चले गए हैं। और अडानी साहब जब देश छोड़ के जाएंगे तो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 1/4 जो हिस्सा है, 1/4 जो बैंक का जो एसेट्स है, लगभग उतनी प्रॉपर्टी अडानी ने कर्जा ले रखी है। जो बैंक मतलब टोटल जो कर्जा देता है, मान लो 100 रुपये कर्जा देता है बैंक, तो अकेला 25 रुपया तो अडानी जी को कर्जा दे रखा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि 1/4 जो इकोनॉमी है वो हमारी ख़त्म होने वाली है। 25% की भरपाई आप समझो कैसे हो पाएगी भाई? 2-4%, 5% कोई पैसा डूबे, जैसे जो नीरव मोदी और तमाम मोदी और जो इनके मित्र लोग जो पैसा लेके गए थे, वो 2%, 4%, 5% पैसा लेके जा पाए थे, उसकी भरपाई तो हो गई। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया तो अभी भी बट्टे खाते में पड़ा हुआ है, जो राइट ऑफ किया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसे फ़ायदा देने के लिए? व्यापारी मित्रों को फ़ायदा देने के लिए। तो निश्चित तौर पे अडानी जी के भागने के जो चांस हैं वो आपको देखो फरवरी में दिखाई दे जाएंगे। राजनीतिक मामला है, क्योंकि हम हर चीज़ को 2024 के चुनाव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अडानी और अंबानी दोनों का बहुत भारी पैसा बीजेपी को चुनाव जिताने में लगा। बहुत भारी फंडिंग दोनों ने की थी 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी। अडानी को नुकसान होना क्या बीजेपी के लिए फिर नुकसान है, और क्या उस फिर फंडिंग रेज में दिक्कत आएगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अडानी का जो नुकसान है वो कांग्रेस को फायदा है। देखो, बीजेपी का तो नुकसान नहीं कह सकते। अडानी का नुकसान मतलब आपका और हमारा नुकसान। बीजेपी को फंड में नहीं मिलेगा फिर चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, बीजेपी के पास तो और भी साधन है ना फंड लेने के। अंबानी है उनके पास, और भी जो गोदी सेठ तैयार किए वो है। 21 अरबपति हमारे देश के सिर्फ 3% GST दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए अडानी के अलावा भी इनके पास 20 और अरबपति हैं जो इन्हें पैसा देंगे। और इसी बीच आप देख लो, मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए मीडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आप देख रहे हो ना, धार्मिक पोलराइजेशन की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा साहब, कहीं शूद्रों का मुद्दा चल रहा है, कहीं रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा है। तो मुद्दों से डाइवर्ट करना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया समझे। मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले 1 हफ्ते से, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तब से अडानी जी को देशभक्त बनाने में लगी हुई है। बीजेपी IT सेल ये कह रहा है कि जो अडानी का विरोध कर रहा है वो देश का विरोध कर रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ये देख लीजिए, अडानी देश नहीं है, और ना अडानी ने देश के लिए कुछ ऐसा कोई काम किया है, कोई भाई उनका बलिदान रहा हो, कुछ उन्होंने रोजगार की दिशा में काम किए हो। भाई हम जैसे आप जैसे लोगों को रोजगार तो दिया ही होगा अडानी, क्योंकि इतनी बड़ी इतना बड़ा ग्रुप अडानी ने कोई किसी को रोजगार नहीं दिया। अगर अडानी जैसे लोगों ने रोजगार दिया होता तो बेरोजगारी दर कम हुई होती, बल्कि बेरोजगारी दर बढ़ी है। जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो रोजगार जनरेट करते हैं, जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो रोजगार जनरेट नहीं करते हैं। वो देखिए, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो हमेशा रोजगार को खाती हैं, छोटी कंपनियों से रोजगार जनरेट होता है। और अडानी जी और अंबानी जी जैसे जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, इन लोगों ने रोजगार को ख़त्म किया है। आप पिछले 4 साल में देख लीजिए कि जो तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, और इस पे अभी तक सरकार का कोई रुख नहीं है। जो लेबर लॉ ख़त्म कर दिया गया था, उस लेबर लॉ को फिर से लगाने की दिशा में सरकार ने अब तक कोई विधेयक नहीं बनाया, और तब से सरकार सैकड़ों विधेयक जो है वो पारित कर चुकी है संसद में, चाहे वो ध्वनिमत से कह लो, चाहे वो जबरन कह लो, लेकिन इस दिशा में अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका बयान आया
कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी मंत्री जी का वो बयान, किसी अधिकारी का वो बयान बता रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके पास मैसेज आया कि अगर ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू कर दी जाती है तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। ये खट्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही। उन्हें जितनी जानकारी थी उत बेचारों ने उतना बोल दिया, लेकिन वो ना तो वो उस मैसेज को दिखा पा रहे हैं कि किसने मैसेज किया, और ना उस व्यक्ति का नाम बता पा। भूल गए थे, कह रहे थे नाम भूले नहीं है। बेसिकली क्या है कि उन्हें मीडिया में बयानबाजी देनी है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी चल रहा है। राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, हिमाचल ने मंजूरी दी, छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दी, और कहीं कुछ जगह बंगाल में, झारखंड में और बिहार में, इन जगह बात चल रही है, जिसमें बंगाल ने भी मंजूरी दे दी है। तो कई स्टेट से प्रेशर बन रहा है, तो इस वजह से इन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि पुरानी पेंशन से देश दिवालिया हो जाएगा। अब ये बताइए कि पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन लेने वाले लोग कितने फीसदी लोग हैं? सिर्फ 2%, 2 से 3% लोग जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे देश के, और जो उनको पेंशन दी जाएगी वो हज़ारों करोड़ रुपए में आएगी। और जो हमारे देश का पैसा जो है, जो राइट ऑफ किया गया, वो फिर वही बात आ गई, लगभग 10 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया, बट्टे खाते में डाला गया। उस पैसे को राइट ऑफ करने से तो देश दिवालिया नहीं होगा, लेकिन पेंशन देने से देश दिवालिया हो जाएगा। मुझे तो खट्टर साहब की जो सोच है और जो उनका दृष्टिकोण है, उस पर तरस भी आता है और हंसी भी आती है कि उनकी सोच इस तरीके की कैसी हो सकती है। और अगर पुरानी पेंशन स्कीम से देश को नुकसान हो ही रहा है, तो क्यों ना जितने सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनकी भी पेंशनें ख़त्म करवा दीजिए आप। ये तो जितनी बार विधायक बनते हैं, जितनी बार सांसद बनते हैं, उनको उतनी पेंशन मिलती है। कुछ इस दिशा में भी काम होना चाहिए भाई। कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने ये भी रखा है पक्ष कि पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में आदमी को अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने रख रखाव के लिए एक जमा पूंजी या एक नियमित पैसा चाहिए। लगभग 750 के आसपास विधायक कांग्रेस के भी हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं ये बात सदन में करती कि जितने भी विधायक हैं उनकी पेंशन ली जाए, जितने सांसद हैं उनकी पेंशन वापस ली जाए, या कम से कम एक ही पेंशन दी जाए। कई बार इस तरह की बात हो चुकी है, लेकिन सरकार इस तरह के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार मैं तो करेगी चर्चा निश्चित तौर पे। हम लोग हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। जो धोखे से, झूठ से, फरेब से पिछली बार ये पेंशन ख़त्म कर दी गई, उस समय हम लोग भी इसको गंभीरता से नहीं समझ। सांसदों की भी एक पेंशन की जाएगी, निश्चित तौर पे उनकी भी एक ही पेंशन होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो जन सेवक है उसको स्वेच्छा से भी पेंशन छोड़ देनी चाहिए। कुछ इस तरीके का भी जो है एक प्रावधान होना चाहिए कि वो लोग भी मानवता के नाते या अपना दिल बड़ा करके, जो मान लो कोई 3 पेंशन ले रहा है, कोई 4 पेंशन ले रहा है, उनको छोड़ दे। एक पेंशन उनके लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब हमें मालूम है कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं, लगभग हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हम लोग उस सूचकांक में काफ़ी पीछे हैं, तो हमें इस दिशा में भी बात करनी चाहिए और इस दिशा में भी कुछ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। राजनीति को छोड़ के, दल के दलदल को छोड़ के, थोड़ा सा देश के लोगों के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी दल हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। विपक्षी दल की आप बात कर रहे हैं, हम लोग 2024 की लगातार बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म करके राहुल जी दिल्ली पहुंचे हैं। हम लोगों ने देखा कि नीतीश जी ने प्रयास किया सभी लोग एक साथ जोड़ने का, अखिलेश जी भी प्रयास कर रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, उत्तराखंड गए, केसीआर भी उधर से प्रयास कर रहे हैं, M.K. स्टालिन का प्रयास हम लोगों ने देखा। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी बीच में प्रयास किया कि सभी जो विपक्षी दल हैं एक साथ आएँ। कांग्रेस की हम पहले इसमें नहीं देखते कि कांग्रेस सभी पार्टियों के लीडरशिप से मिले, क्षेत्रीय दलों से मिले और सबको साथ लाने की कोशिश करे। देखिए साहब, अभी 2024 का जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास जो चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के साथ तो हम बिहार में हैं, तो वो सवाल तो ख़त्म हो गया। केसीआर से बात की जाए तो तेलंगाना में हम उनके साथ प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो वहाँ भी हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं हो सकता। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश जी के साथ और मायावती जी के साथ, जो प्रमुख विपक्षी दल हैं अभी, इनके साथ हमारे पहले भी गठबंधन रहे हैं।
हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन रहा तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला, उसका दोनों ही पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अब हमारा समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये आगे आने वाला समय तय करेगा। आम आदमी पार्टी से हमारा कोई गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि हमारी वहाँ विचारधारा मेल नहीं खाती। हाँ, बंगाल में ज़रूर अगर ममता बनर्जी जी के साथ बातचीत हुई तो उनके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है। हालांकि हमारा जो है जनता दल सेकुलर के साथ कर्नाटक में गठबंधन चला था पिछली बार, और आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक में वो तमिलनाडु में भी हमारा गठबंधन है, और कुछ राज्यों में हमारा सीपीआई के साथ गठबंधन है, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन है। तो कुल मिला जुला के अभी 7-8 दल ऐसे हैं जो यूपीए के हिस्से हैं, और आगे इसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ और क्षेत्रीय दलों को बढ़ाया जाए, कम से कम इस संख्या को बढ़ा के 20-22 किया जाए, जिससे कि हम मजबूती से 2024 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की आप बात करते हैं, हेमंत सोरेन का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि 10 साल में झारखंड गुजरात जैसा हो जाएगा। निश्चित तौर पे क्या मतलब समझा? हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके कई मतलब हैं। बीजेपी के साथ तो नहीं जाने की कोशिश है उनकी? नहीं, इसके कई मतलब हैं। अब जिस तरीके से अगर हम झारखंड को देखें तो वो एक ट्राइबल राज्य है, ठीक है, वहाँ पे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ापन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी ने पिछले 3-3.5 साल में काम किया है, तो अगर इसी रफ्तार से वो काम करते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड देश के किसी भी प्रदेश को पीछे छोड़ सकता है, और काफ़ी वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं झारखंड में, चूँकि वो साधन संसाधनों से, जो प्राकृतिक साधन संसाधन होते हैं उससे परिपूर्ण राज्य है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी अगर और उसी दिशा में मेहनत करेंगे तो झारखंड की जनता को उसमें अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव। काफ़ी सारी बातचीत हुई 2024 को ख़ास तौर से लेके, और फिलहाल जो मुद्दा देश में चल रहा है, अडानी के नुकसान होने से देश की जो आम जनता है उसको कितना नुकसान पहुंचने वाला है, और इसका क्या असर 2024 में कितने बड़ा मुद्दा ये बन पाएगा। तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं देश में, चाहे वो शूद्रों का मुद्दा, चाहे उत्तर प्रदेश से और बिहार में चला रामचरितमानस का मुद्दा हो, या फिर अभी जो चीज़ें हाल फिलहाल में चल रही हैं, ये इन सब को अगर हम 2024 से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या चीज़ें 2024 तक किस पार्टी को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पहुंचा पाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में ख़त्म हुई, इसके बाद अब कांग्रेस की आगे क्या रणनीति है, किस तरीके से सही पार्टियों को साथ लाने की कोशिश की जाएगी, और या किस तरीके से, या फिर कोई और यात्रा कांग्रेस पार्टी आगे करने वाली है। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।